मैं हूं अंसरुल बारी और इस वक्त हमारे साथ रामपुर विधानसभा यानी जो 37 नंबर की विधानसभा है उसके कांग्रेस उम्मीदवार नवेद मियां जो कि यहाँ के रियासत जो नवाब रियासत है और उसके चश्म चिराग के तौर पर जाने जाते हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुकाबला सख्त होने की बात सामने आ रही है। हम उनसे खुद जानते हैं कि कितना बड़ा चुनौती भरा ये कदम है, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खान साहब जो कि यहाँ पर पिछले 45 साल की राजनीति है रामपुर की, एक तरह से उसमें कितना डेंट लगा पाएंगे, आज उन्हीं सारी चीज़ों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी वजह से रामपुर में किस तरह का बदलाव आएगा, साथ ही साथ उनका आखिर चुनाव को लेकर के क्या कुछ एजेंडा है। तो हमारे साथ नवेद मियां साहब हैं, मैं उनसे खुद बात करते हैं। नवेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नवेद साहब, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल यही है कि आपका इस पूरी चूँकि कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है और जाहिर है कि एक लंबे समय तक अगर देखा जाए कांग्रेस यहाँ से जीतती रही है तो आपके ख़ानदान की वजह से जीतती रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर हम देखें यहाँ पर आज़म खान साहब का दबदबा हुआ और नतीजा ये है कि वो चीज़ें जो है कमज़ोर हुई हैं। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो चुनाव होता है अक्सरियत में शख्सियत के ऊपर होता है। पार्टी, हमारे ख़ानदान में तो पार्टी का इतना उसमें इंटरफेयर नहीं रहता, क्योंकि हालांकि पहली बार मैं रामपुर से लड़ रहा हूँ, ये इस विधानसभा से मेरा पहला इलेक्शन है, लेकिन दूसरी विधानसभाओं में भी मैं लड़ा तो अलग अलग पार्टियों से ही लड़ा, तो वहाँ मेरी वो शख्सियत पे ही हुआ था। हाँ, आज़म का जो चुनाव है वो पार्टी के ऊपर हो रहा है। आज़म को वोट सिर्फ समाजवादी की वजह से मिलता है। अगर समाजवादी के अलावा वो किसी और पार्टी में जाए तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। बिल्कुल जाहिर है कि आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं शख्सियत यहाँ पर चुनाव पर हावी होती है और उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपसे हम समझना चाहें आपका एजेंडा क्या है, किस तरह से आप रामपुर की जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव, मेरा दायरा सिर्फ 37 रामपुर है। रामपुर के बाहर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन पार्टी आ रही है, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा फोकस रामपुर के ऊपर है। और मैं इस चुनाव में लोकल इश्यूज़ पे गया हूँ सामने पब्लिक के। सबसे बड़ी जैसे बिजली की समस्या है, जो अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ लगी है पूरे शहर में, और उसमें जो मीटर्स लगाए गए हैं जिसमें बिजली वाले ताले लगा देते हैं, उसमें रीडिंग क्या होती है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। ये सब ग्रे एरियाज़ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अगर मैं काफ़ी जगहों पे भी घूमा हूँ, वहाँ लोग यही शिकायत कर रहे थे। अक्सरियत में किसी भी मोहल्ले में मैं गया, लोगों की पहली शिकायत थी कि हम अगर बिजली 600 या 800 रुपए की भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा बिल 3000 के लगभग आता है, और उन्हें किश्तें बांधनी पड़ती हैं उसका भुगतान करने के लिए। ये बड़ी अफसोस की चीज़ है, और ये पूरे शहर में ये लाने वाला भी आज़म ही था। पहले ये बिल्कुल नहीं होता था यहाँ। दूसरी जो सीवर लाइन पड़ी हुई है, उसमें बग़ैर किसी स्पेसिफिकेशंस के, किसी नियम के, उन्होंने ज़मीन खोदी और पाइप डाल दिए, और उसका ये हशर हुआ कि जो गंदा पानी है वो लोगों के घर में बैक हो रहा है। जहाँ जहाँ पाइप पड़े हैं वो धंस गए, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, बिल्कुल ही बगैर उसके किया गया। या फिर दूसरा कारोबार यहाँ जो लोगों का है वो है लकड़ी का कारोबार। छोटे लोग, छोटे मोटे भी जो कारखाने हैं, वो भी कई लोगों को रोज़ी रोटी देते हैं। बिल्कुल, आपने चूँकि इस मुद्दे की बात की है, जाहिर है कि यहाँ के जिन मुद्दों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोज़गारी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा को लेकर के लोग बड़े परेशान हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए सन 2002 से बराबर ये जो शहर की सीट है, इस पर आज़म खान साहब का जो परिवार है उसका कब्ज़ा है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जैसे आपने महंगाई का जिक्र किया, महंगाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो बिजली की किल्लत है उसे मैं दूर कर सकता हूँ। सीवर लाइन जो पड़ी है उस परेशानी को मैं दूर कर सकता हूँ। लकड़ी का कारोबार में जो रुकावट आती है वो मैं दूर कर सकता हूँ। बेरोज़गारी का जो सवाल है, जो यहाँ बेरोज़गारी है, जिन वजहों से, उनको भी मैं एड्रेस कर सकता हूँ, और एक एक करके उसका भी निस्तारण हो सकता है।
ऐसा नहीं है। रामपुर में जैसे 52 कारखाने थे। जिस दिन आज़म पहली बार श्रम मंत्री बना, उसने पहली हड़ताल रज़ा टेक्सटाइल में कराई, जो हज़ारों लोगों को रोज़ी रोटी देती थी। उसके साथ साथ एक एक करके सब कारखाने बंद हो गए, सिर्फ आज 2 ही चल रहे हैं। तो इसके लिए सीधे तौर पर आज़म साहब जिम्मेदार हैं। जो कब्जे की बात कर रहा हूँ, किसी का कब्जा कहीं पे नहीं होता। यह है कि हमने कभी शहर विधानसभा से चुनाव ही नहीं लड़ा। आखिरी चुनाव मेरे चचा ने लड़ा था, वो 1969 में लड़ा था, और 1974 तक वो यहाँ एमएलए रहे। लेकिन 1974 के बाद हमारे ख़ानदान में कोई लड़ाई नहीं। तो जो इलेक्शन लड़ेगा वही, जो इलेक्शन लड़ता है वही तो विधायक बनेगा। मैं जब से मैं राजनीति में आया, मेरा पहला चुनाव मिलक बिलासपुर का था। वहाँ भी इसी तरीके के रिपोर्टर्स आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपकी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन है। और बिलासपुर वो नहीं थी जो आज है, उसमें पूरी मिलक तहसील थी, समीकरण अलग थे। और वहाँ भी एक नेता था जिसका उस पर कब्ज़ा था, जिसका आतंक था। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप गलत फैसला ले रहे हैं। मैंने कहा चलो, पब्लिक के लिए तो इतनी जिम्मेदारी तो मेरी बनती है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस रामपुर को बसाया है। जिस जगह पे मैं आज बैठा हूँ, ये बहुत मुक़द्दस जगह है। और मेरे बुज़ुर्ग दो नवाब रामपुर, नवाब कलबेली ख़ां और नवाब मुश्ताक अली ख़ां, दोनों यहीं दफन हैं इस जगह पे। तो हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ये शहर बसाया या ये ज़िला बसाया, तो हमें बेहद तकलीफ़ हुई देखते हुए कि अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मिलक बिलासपुर में मैंने यही किया, स्वाटांडे में मैंने यही किया। अब रामपुर में अगर मेरी ज़रूरत है, लोगों को एक विकल्प तो मिलना चाहिए। अभी तो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ तंदूर। इधर आपको लगता है कि आप विकल्प के तौर पर हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों को विकल्प मिलना चाहिए। आखिरी फैसला तो उनका होगा जिनके ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं 45 साल से जो यहाँ है, जिसके ऊपर वो कोटिंग चढ़ी है, तो उसको धुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, या मिनटों में धुल जाएगी? आप बताइए। अगर आपके कुर्ते के ऊपर कोई दाग लगता है, 3-4 बार धोने से ही तो वो धीरे धीरे निकलता है। तो यहाँ तो पूरा रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे इस चीज़ का भरोसा है लोगों के ऊपर, क्योंकि जिन मुद्दों के ऊपर मैं चुनाव में आया हूँ, वो सारे मुद्दे उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। ये नहीं कि हवा में आप कह रहे हैं कि फ़लानी पार्टी बनाएगी सरकार या फ़लानी बनाएगी। और रामपुर नहीं तय करेगा कि लखनऊ में मुख्यमंत्री कौन होगा। रामपुर तय नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी होगी। रामपुर सिर्फ 403 में एक हिस्सा है। तो रामपुर में कोई कुछ कहता रहे, लेकिन हकीकत कुछ और है। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीए एनआरसी के जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, रामपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से अब तक रामपुर की जनता कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नोटिसेस आ रहे हैं, उन्हें बराबर जो है परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। और इसमें रामपुर की जनता ने जिसको जिम्मेदारी दी थी, जिसको अपना नुमाइंदा चुना था, उन्हें सामने आना चाहिए था, पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए थे। एमपी भी उधर ही है, एमएलए भी उधर ही है, नगर पालिका चेयरमैन भी उधर ही है। तीनों में से किसी ने एक दफ़ा भी लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला कि जो हुआ गलत हुआ। जो बच्चे जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उनको जेल में भेजा गया, उनके सपोर्ट में मैं कहता हूँ कि उनका काम कोई नहीं करे, कोई नहीं करता। हम भी विपक्ष में रहे, हमारा भी मुश्किलों से काम होता था, लेकिन हम कोशिश तो करते थे। लेकिन इन तीनों ने तो कोशिश भी नहीं की, ना आज़म ने, ना तंजीम में। और जाहिर सी बात है, हमदर्दी कैसे होगी लोगों के लिए? वो यहाँ के थोड़ी हैं, ये तो इम्पोर्ट किए गए हैं दोनों, वो रामपुर के नहीं हैं। इनका शजरा यहाँ का नहीं। रामपुर की तारीख है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनकी तारीख है 1704 से। क्या आज़म बता सकता है उसके बाप का क्या शजरा है, या उनकी कोई ऐसी ज़मीन जायदाद, या कुछ तो हिस्टोरिकल, कुछ हेरिटेज तो होगी। उसको इनसिक्योरिटी इसी चीज़ से कि रामपुर की इतनी पुरानी तारीख है, इतना अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हेरिटेज है यहाँ की, उसी को तो वो तबाह करने पे तुला। अच्छा, एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि आज़म खान साहब इस वक्त जेल में हैं, जाहिर है
कि जब तक वो जब बाहर रहे हैं तो आसपास की जितनी भी विधानसभाएं हैं या ये जो पूरा रीजन है, इस पर कहीं ना कहीं पार्टी उनको सामने ला करके एक दांव लगाती है। अब जबकि वो जेल में हैं, उस तरह का प्रखर बोलने वाला नेता नहीं है, आपको लगता है कि आपके लिए चुनाव आसान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जेल में तो अपराधी होता है, वो भी अपराधी है तो वो जेल में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई चुनाव आसान नहीं होता है। अगर मेरे लिए आसान नहीं है तो उनके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि कोई चुनाव में गारंटी नहीं होती है कौन जीतेगा। चुनाव का निचोड़ वोटिंग से 2-3 दिन पहले ही आता है। तो कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम सत्ता में आ जाएंगे, या कोई नेता नहीं कह सकता कि मैं ही जीतूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दाव तो हर पार्टी लगाती है और लगाना भी चाहिए। ताकत में आने के लिए नंबर्स की ज़रूरत होती है, एमएलएस की ज़रूरत होती है, तो जीते हुए एमएलएस वो चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के विक्टिम कार्ड का आपके पास क्या तोड़ है? विक्टिम किस चीज़ का विक्टिम? किस चीज़ का विक्टिम? वो विक्टिम नहीं है, वो अपनी गुनाहों की वजह से जेल में। क्या लोगों के लिए गया है जेल में? उसने हर गैर कानूनी काम किया। जो मर्डर करेगा उसको तो सज़ा होगी, या जो बलात्कार करेगा उसको भी सज़ा होगी। गलत, उसने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए, फौजरी की। उसके बेटे ने अपना चुनावी सफ़र 420 से शुरू किया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिसकी वजह से स्वार का चुनाव माना ही नहीं गया। वो उसे शून्य कह दिया गया है, माने वो चुनाव हुआ ही नहीं है। तो जब ऐसे परिवार के लोग होंगे तो पब्लिक की कभी कोई मदद भी नहीं होगी। विक्टिम तो पब्लिक है, वो लोग विक्टिम नहीं है, विक्टिम तो पब्लिक है। जो वो कहते हैं कि हमें जान का खतरा है, पब्लिक को जान का खतरा है इन ऐसे लोगों से। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो बार बार वेस्टर्न यूपी में ख़ासतौर से कैराना पलायन का जिक्र करती है, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करती है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है उसका जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात की और एक तरह से क्लियर करने की कोशिश, राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बताया कि हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है, आपको लगता है कि बीजेपी का ये जो एजेंडा है ये? देखिए, मैं साफ कह दूं, एक तो क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था मेरा फोकस रामपुर पे है, तो रामपुर से मुतालिक आप बातें मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जो मुजफ्फरनगर दंगों का आपने जिक्र किया, वो दंगे ही आज़म ने शुरू करवाए। ये सब कुछ सब जानते हैं। हम भी लखनऊ में उस टाइम थे, मैं विधानसभा में था। ये जो शुरुआत की थी मुजफ्फरनगर के दंगों की, ये आज़म ने करी थी। तो वो जहाँ जाता है वो वहाँ दंगे तो होंगे ही। और जहाँ वो रामपुर ऐसी जगह थी, यहाँ गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे। आप देखें, अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे, बरेली में राइट्स होते थे, मुरादाबाद में राइट होते थे, रुद्रपुर में राइट होते थे, रामपुर बिल्कुल बीच में था। यहाँ कभी नहीं हुआ। लेकिन समाज में नफ़रत फैलाने वाले ऐसे ही तो नेता हैं आज़म जैसे, जो हमेशा नफ़रत और बदले की बात करते हैं। ये किसान आंदोलन का कुछ असर आपको दिखेगा? शहर विधानसभा में तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे नहीं लगता है, और देहात में हो सकता है, लेकिन शहर में तो यहाँ के क्योंकि प्राथमिकताएं अलग हैं, तो ये उनमें से एक नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस शहर पे जो उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम चेहरा दिया, कांग्रेस की तरफ से आप उम्मीदवार हैं, उसी तरीके से अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी का एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह से तमाम मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा स्वाटांडे में एक इलेक्शन हुआ था जहाँ 14 उम्मीदवार मुसलमान थे, सिर्फ एक गैर मुस्लिम था, लेकिन मैं जीता था। तो ये कोई बात नहीं है कि अगर सभी मुसलमान हैं तो मुसलमान जीत नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नवेद मियाँ, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस ने जो एक उम्मीद लगाई है, उनके ज़रिए से जो एक कोशिश की है रामपुर सीट जीतने की, वो उस पर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये फैसला 10 मार्च को जनता करेगी। तो नवेद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ को लाइक और शेयर
करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।